हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमने स्टार्ट करी थी उसको कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट 3 कर लेंगे। और यूनिट 4 का एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं करा चुकी हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस उससे जो भी मेन में निकले वो भी करा दूंगी अभी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस। देखो क्या है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है, इसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और फिर ये देखना चाहते हो कि वो स्ट्रैटेजी ठीक हुई, बनी है या नहीं बनी, और फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और इम्प्लीमेंट के बाद जब आप ये देखते हो कि उस स्ट्रैटेजी से जो हमें चीज़ चाहिए थी, जो हमारा एम था, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें जब हम चेक करते हैं वो होता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। और स्ट्रैटेजी चॉइस मतलब आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप उनमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करते हो, तो वो होता है स्ट्रैटेजिक चॉइस, सिंपल वर्ड्स में। अब आगे देख लेते हैं। इट इज फोकसेस ऑन जनरेटिंग एंड इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। इस पूरे वर्ड का मीनिंग हो गया जिसमें आप स्ट्रैटेजी जनरेट करते हो और उसको इवेलुएट करते हो, लेकिन साथ में इन्होंने वर्ड दे दिया अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि आपने कोई पहले एक स्ट्रैटेजी बना ली थी और आपने फिर देख लिया भाई उसको इम्प्लीमेंट करके, एंड देन उसके अलावा, जैसे कि ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल पहले भी दिया था चाय और कॉफ़ी का, है ना? चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की ऑल्टरनेटिव है, या तो हम ये चाय पी ले या फिर कॉफ़ी पी ले, है ना? यही हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रैटेजी की भी एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे कि प्लान ए एंड प्लान बी, राइट? तो मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी काम ना हो तो सेकंड, सेकंड ना हो तो थर्ड। तो इसमें हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी को जनरेट करना और इवेल्युएट करना, कि जो सेकंड स्ट्रैटेजी या थर्ड स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है वो फर्स्ट के बिहाफ पे कितनी अच्छी है, राइट? और इसके अलावा उसको फ्यूचर के लिए हम यूज़ भी करते हैं। जैसे कि मैंने 3 स्ट्रैटेजी बनाई है, फिर तीनों को इवेल्युएट करूँगी, यानी उनका एनालाइज करूँगी, और फिर तीनों में से जो बेस्ट निकलेगी उनको सिलेक्ट कर लूँगी, तो वो होगी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड choice. I hope it's clear to all. It seeks to determines alternative course of action that could best enable the firm to achieve its mission and objective. और इसमें क्या होता है, ये आपको क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की एक स्ट्रेटजी के बदले जो बाकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है उसको चूज करना, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी आपके फर्म के मिशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है उसकी प्रोसेस आ जाती है कई बार। तो क्या है प्रोसेस, देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स पे फोकस करना, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो हमने चुन ली थी, पहले ही बना ली थी और उसकी सारी प्रोसेस भी हो चुकी थी, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव की बात करें तो ऑल्टरनेटिव पे फोकस करना। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो चलिए देख। ओके, तो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव पे फोकस करने के लिए हमें गैप एनालिसिस करना होगा। मतलब जो प्रोजेक्ट हमने चाहिए थी, जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस हमने चाहिए थी, उसमें से जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस आई है उसमें से जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस हमने चाहिए थी, उन दोनों का गैप, उन दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, हमें कितना चाहिए था परफॉर्मेंस, हमें चाहिए था 100 और हमारी परफॉर्मेंस आई 150, मतलब बढ़िया आ गया ना, तो इनका गैप, तो वो होता है गैप एनालिसिस। कम भी आ सकती है परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस, मतलब, राइट? अगर गैप लार्ज है, और किसकी वजह से लार्ज है, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रही, जितनी आपने सोची थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रही, तो आप एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अपनाओगे, मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे और भी बड़े एरिया में फैला दोगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अच्छा, सेकेंड, अगर गैप लार्ज है, लेकिन क्यों लार्ज है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस या फिर आपका पहले को भी बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसकी वजह से आपने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि इस बार अच्छी रही परफॉर्मेंस, तो आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अपनाओगे जिसमें आप छटनी वगैरह करते हो। और अगर गैप नैरो है, बहुत कम है, मतलब हम देख नहीं सकते, मतलब नैरो का मतलब है कि ना ज़्यादा आया ना कम आया, है ना, तब आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, राइट? नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव। अब हमने फोकस कर लिया, मतलब देख लिया कि कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद इनको एनालाइज करना, राइट?
एनालाइज करने के बाद फिर इनको इवेल्युएट करना। कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ एनालाइजिंग दिया होता है आप जब प्रोसेस करते हैं हम, और कई बार ऐसा होता है सिर्फ इवेल्युएटिंग दिया जाता है, लेकिन इवेल्युएटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन एनालाइजिंग। ओके, तो सबसे पहले एनालाइज किया जाता है और फिर इवेल्युएशन। ओके, अब हमने इवेल्युएशन कर लिया और देख लिया कि कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया है, किस में गैप कम है, ज़्यादा है या फिर बिल्कुल नहीं है, और फिर उसके बाद हम उसमें से चूज़ कर लेंगे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी का अल्टरनेटिव होगा। राइट। ओके, वैसे तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक चॉइस है उसके सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली सब्जेक्टिव फैक्टर्स बोल रखा है, तो सिर्फ हम यही पढ़ेंगे क्योंकि पेपर कल ही है ना, तो उस हिसाब से दीज आर बेस्ड ऑन वंस पर्सनल जजमेंट, कलेक्शन और डिस्क्रिप्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर कौन सा होता है, जो कि किसी के पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होता है, पर्सनल कलेक्शन यानी मतलब खुद के व्यूज़, खुद की एटीट्यूड, खुद का टेस्ट प्रेफरेंस, हमारा खुद का जजमेंट है ना, जैसे कि एक मैनेजर है कंपनी का, उसकी खुद के पर्सनल उस पे जजमेंट पे बेस्ड होता है, तो वो होता है सब्जेक्टिव फैक्टर। अब इसके कुछ एक मतलब मेन पॉइंट्स है इसके क्या है कि वो जो जजमेंट यानी ये जो फैक्टर आया वो किसकी वजह से हो सकता है, पास्ट स्ट्रेटेजी की वजह से हो सकता है ना। पर्सनल फैक्टर्स में और हम क्या क्या चीज़ें, प्रेफरेंस, नीड, टेस्ट करेंगे, और ये किसी मैनेजर का एटीट्यूड टू वर्क, रिस्क भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन भी इसके अंदर आ जाएंगे, और इंटरेस्ट, इंटरनल पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। मतलब सब्जेक्टिव फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारी पहले की कोई स्ट्रेटेजी रही है तो उस हिसाब से हम चॉइस करें, स्ट्रेटेजी चुने, है ना, पास्ट स्ट्रेटेजी के हिसाब से, या फिर हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी रुचि है किसी चीज़ में, तो उसके हिसाब से हम कोई स्ट्रेटेजी चुने, या फिर हमारा रिस्क के टुवर्ड हम कुछ सोचते हैं कि अगर ये स्ट्रेटेजी चुनी तो इतना रिस्क होगा, ये स्ट्रेटेजी चुनी तो इतना रिस्क होगा, तो फिर हम चूज़ करते टाइम ये देखें कि भाई किस में रिस्क कितना है। कॉम्पिटिटिव जो हमारी है, हमारी राइवलरी है, मतलब प्रतियोगी जो है ना, हमारी कंपनी के सामने भी तो दूसरी कंपनी होगी, तो दोनों का जो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है किसी स्ट्रेटजी को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो वो क्या है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो पॉलिटिक्स चलती रहती है ना, आपस में गुटबाजी ऐसा कुछ, तो वो सब चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेटेजिक चॉइस को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई BCG मैट्रिक्स। इसकी ना एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ ये डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कर सकते हो अच्छे से। वैसे 2 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो BCG मैट्रिक्स क्या है, BCG मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें इसको समझना होगा। देखो ये जो है ये रिलेटिव मार्केट शेयर दिखा रहा है, मतलब हाई मार्केट शेयर या फिर लो मार्केट शेयर, और ये दिखा रहा है मार्केट ग्रोथ, मतलब लो मार्केट ग्रोथ और हाई मार्केट ग्रोथ। जब तो आपका बिजनेस स्टार की पोजीशन में होता है, राइट, तो फिर वो क्या होता है उस टाइम, मार्केट शेयर हाई होता है और ग्रोथ भी उसकी हाई चल रही होती है, मतलब कि उसने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर रखी है मार्केट में और उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो आप यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा लो, है ना, और भी ज़्यादा एरिया में फैला दो। फिर क्वेश्चन मार्क, ये वो स्टेज है जहाँ पे मार्केट ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन मार्केट शेयर आपने कम लगाया है। अब जब ग्रोथ अच्छी हो रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मार्केट शेयर और भी लगा देना चाहिए, और अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है ग्रोथ पे अफेक्ट हो, या तो ग्रोथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ग्रोथ बढ़ गई तो फ़ायदा है, तो फिर आप इस स्टेज में पहुँच जाओगे यहाँ से, और अगर ग्रोथ कम होगी तो फिर आप इस स्टेज में पहुँच जाओगे, राइट, सॉरी इसमें क्योंकि हाई लगाया तो फिर लो हो गया। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैश काउज, कैश काउज बोला जाता है वैसे इसको। इसमें क्या होता है, आपकी मार्केट ग्रोथ कम है और आपने मार्केट शेयर ज़्यादा लगा रखा है। जब ग्रोथ कम है मतलब आपने ऐसी जगह पैसा लगा रखा है जहाँ पे ग्रोथ कम है लेकिन पैसा भी आपने ज़्यादा लगा रखा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मार्केट शेयर को हटा लोगे, कम कर लोगे, क्योंकि कम कर लोगे क्योंकि ग्रोथ भी कम ही है, तो फिर ज़्यादा क्यों लगाना वहाँ पैसा, राइट। ओके, डोगी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लो मार्केट शेयर और लो मार्केट ग्रोथ है। इस तरह की जो स्टेज है या फिर इस तरह में जो आपने यूनिट्स लगा रखी है, लास्ट में हो सकता है कि या तो उनकी ग्रोथ थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाए और वो धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उनको बंद ही करना पड़ जाए, है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ था इसमें, और इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो अगर 8 मार्क्स में भी जैसे ऑप्शन में आ जाते हैं ना ऐसे 1 और 2,
इस टाइप से आ जाता है एक्सप्लेन, और एक में आ गया BCG मैट्रिक्स, तो डायग्राम बना देना और इसको एक्सप्लेन कर देना बस अच्छे से। 8 मार्क्स पक्के आपके, और 2 मार्क्स में आ गए तो फिर तो बढ़िया है ही। नेक्स्ट आपका स्वोट एनालिसिस है। स्वोट मैंने कई बार करा दिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। लेकिन इसको स्ट्रेटेजिक चॉइस के टूल के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ओके, तो ये इसके लिए भी एक डायग्राम है, ठीक है। ये जो है वो स्ट्रेंथ को दिखा रही है, ये थ्रेट को, ये वीकनेस को, ये अपॉर्चुनिटी को। अब देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये किसको दिखा रहा है? अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। ये किसको दिखा रहा है? स्ट्रेंथ और थ्रेट। ये किसको दिखा रहा है? वीकनेस और थ्रेट। और ये किसको दिखा रखा है? अपॉर्चुनिटी और वीकनेस, राइट? ओके, तो अगर आपकी जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, वो एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आपके पास ये वाली स्टेज है, मतलब अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ वाली स्टेज, तो आप अग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाओगे, है ना। यानी किसी पे भी धावा बोल सकते हो, आपको ही जीतना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिनको आप एक्सेप्ट कर लोगे, इजीली गेन कर लोगे, तो आप अग्रेसिव स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाओगे, राइट। और नेक्स्ट, आपके पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन थ्रेट है, मतलब चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। चुनौतियाँ हैं यानी कि हो सकता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, तो आप क्या करोगे? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दोगे, मतलब अलग अलग जगह विविधीकरण जिसको बोलते हैं ना, डाइवर्सिफाई कर देना, ताकि अगर एक बिजनेस में लॉस हो गया तो बाकी 2 बिजनेस के प्रॉफिट से उसको हम इक्वल कर सके, बैलेंस कर सके। तो ऐसा हम किस में करेंगे? स्ट्रेंथ और थ्रेट में। फिर वीकनेस और थ्रेट, यहाँ पे तो चुनौतियाँ भी है और ऊपर से आपकी वीकनेसेस भी हैं, दोनों ही चीज़ें मुश्किल वाली होगी। तब आप प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाओगे ताकि आप अपने बिजनेस को बचा सको, अदरवाइज डूब जाएगा बिजनेस। और ये जो है जिसमें अपॉर्चुनिटी है और वीकनेस है, तो वीकनेस को हम ऐसे मतलब कम करने की कोशिश करेंगे और उनको स्ट्रेंथ में चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब वीकनेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपॉर्चुनिटी को अचीव करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। ओके, ये भी 8 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, राइट, जो कि ये पॉइंट आउट करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे आप उसको आगे ले जाओ। मतलब प्लानिंग ये एक तरह से ये आपकी कंपनी के गोल्स को लेआउट देता है कि आपकी कंपनी गोल्स जो है वो कैसे अचीव करेगी, मतलब क्या क्या वो प्लानिंग वगैरह करे। और ये भी बताता है कि ये गोल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। इसमें क्या होता है? प्लानिंग इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंक्लूड होती है, मतलब तीनों तरह की प्लानिंग इसमें आ जाती है स्ट्रेटेजिक प्लान में। स्ट्रेटेजिक प्लान में एक प्रेजेंटेशन है, मतलब कि इसमें क्या होता है? कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, उसके हिसाब से तो हम प्लानिंग करेंगे। आपके फ्यूचर प्लान्स को आउटलाइन करता है, यानी ये प्लानिंग करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कैसे किसी चीज़ को, अपने गोल को मतलब कैसे अचीव कर पाएगी। मेन चीज़ यही है। ओके, देन एलिमेंट, कंपोनेंट और फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्ट्रेटेजिक प्लान के क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या फैक्टर और क्या क्या कंपोनेंट है। कुछ भी आ जाए तीनों में से सेम यही लिखना है। क्या चीज़ है? मिशन एंड विजन ऑफ कंपनी। प्लानिंग से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कोर वैल्यू। कोर वैल्यू मतलब कि कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ क्या क्या है कंपनी के अंदर। स्वोट एनालिसिस करना ज़रूरी है प्लानिंग से पहले। और एक कंपनी जो है उसकी ऑब्जेक्टिव, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके टैक्टिक्स, मतलब क्या क्या थ्रेट आ रही है तो वो पता होनी चाहिए। और कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स अगर हमें पता है तो फिर हम स्ट्रेटेजिक प्लान अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, बस लागू करना, है ना। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ जो है उसको आप क्या करते हो? एक्शन में चेंज करते हो, एक्शन में कन्वर्ट करते हो स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ को, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, बजट और प्रोसीजर, मतलब आपने जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रोसीजर वगैरह, बजट वगैरह बनाया तो उसको, उसकी वजह से ये सब होता है, मतलब इन पॉलिसीज़ को एक्शन में चेंज करा जाता है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें का होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि पीपल की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनका जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो उस उनके बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होगा और मतलब क्या क्या उनका रोल है और इम्प्लीमेंटेशन से इन पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ें। अवेलेबल रिसोर्सेज, इसके अलावा हमें देखना होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल थे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही था नहीं था, या फिर क्या स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया जब हमने स्ट्रेटजी बनाई, इम्प्लीमेंट करी,
कंपनी का कल्चर कैसा था, डिजिटल टूल्स जैसे कंप्यूटर प्रोजेक्टर वगैरह होने ज़रूरी है ना। तभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाएगी और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो पाएगी। मतलब इनके बीच कोऑर्डिनेशन हो, रिसोर्सेज अच्छे हो, उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, राइट। ओके, यूनिट 3 का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि ये आपकी जो प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग है उसकी लास्ट स्टेज है ये। और इसमें आप क्या करते हो भाई, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ है उनको एक्शन में कन्वर्ट करते हो, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि प्रोजेक्ट के इनपुट को कन्वर्ट करते हो प्रोजेक्ट के आउटपुट में। इसकी एक प्रोसेस है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। तो क्या है वो प्रोसेस? सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कि भाई हमें चाहिए ये चीज़, है ना। तो उस रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ज़रूरत महसूस होएगी, फिर उस ज़रूरत से हमने कुछ प्लानिंग करनी है ताकि प्रोजेक्ट हम ले आए, इम्प्लीमेंट कर लें। तो अब हम प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं तो हमने करी प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद फिर जो जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मैनेजर वगैरह लगा लिए, और जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो रिसोर्सेज लगा लिए। फिर एग्जीक्यूट करा प्लान को, प्लानिंग बन गई, अब उसको एग्जीक्यूट करा, मतलब उसका काम करना हो गया अब कि कैसे हम उसको फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद उसको तुरंत लागू नहीं कर दिया, मतलब तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करा। फिर हमने देखा कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है जो और उसमें चीज़ें डल सकती हैं, राइट। तो फिर उसमें जो भी चेंजेस ज़रूरी थे वो चेंजेस हमने करे, और उसके बाद जो हमारा डेटा आया उसको हमने एनालाइज किया। उसके बाद उस डेटे से रिलेटेड जो भी फीडबैक वगैरह हमें मिले हमारे एम्प्लॉयज़ से, या फिर अदर जो भी हमारे है एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो उनसे हमने फीडबैक इकट्ठा करा। और लास्ट में जब हमें सब कुछ क्लियर हो गया और भी कुछ चेंजेस करने थे तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं बीच में, और लास्ट में हमने फाइनल रिपोर्ट बना दी। ओके, सो दिस इज प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल वाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो मेरी पहले की वीडियो है, आप उसमें ज़रूर देख लेना। और ये जो कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए थे 2 मार्क्स के भी हाफ से भी जो इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी मान लो अगर आ जाए तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, तो फिर वो हम देख लेते हैं। सो बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, फिर आपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी को आपने करा इम्प्लीमेंट, तो उसका जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, और भी जो कुछ भी है, तो उन पे बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब उनके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैसा रिएक्ट करेंगे वो, क्या उस स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे नहीं अपनाएंगे, मतलब ऐसा कुछ। तो उसकी स्टडी करते हैं हम बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन में। अब बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक इश्यूज आते हैं, मतलब प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लीडरशिप की होगी फर्स्ट, मतलब कि जो आपका जिसने ये पॉलिसी बनाई है ना, अगर वो बनाने वाला ही सही नहीं होगा, मतलब उसने अच्छी नहीं बनाई होगी पॉलिसी, सॉरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनाई होगी उसने, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो सभी उसको, मतलब कोई नहीं मानेगा, है ना, सबके बिहेवियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब ये है कि अगर जो मेन लीडर है वो एम्पावर नहीं करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो फिर ये बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन में एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। मतलब इनको, जो मेन लीडर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को कहना चाहिए कि भाई ये स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको बोनस वगैरह दिया जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो, है ना। लेकिन अगर वो ऐसे एम्पावर करेगा ही नहीं, तो फिर इनको भी ये स्ट्रैटेजी शुरू शुरू में नहीं अपनाए मान लिए, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रेसिस्टेंस टू चेंज, जैसे कि स्टार्टिंग में पहले टाइपराइटर था, है ना, फिर उसके बाद टाइपराइटर से जैसे कंप्यूटर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे टीवी में देखे तो पहले टीवी था, फिर एलईडी हुआ। तो शुरू शुरू में ना कोई उसको यूज़ नहीं करता, मतलब विरोध करते हैं उसका, नई चीज़ का। तो ये जब ऐसा कुछ है तो ये बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और वो नई स्ट्रैटेजी है कुछ ऐसी जिसका सभी विरोध करेंगे, रेसिस्टेंस करेंगे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसी के भी बिहेवियर पे। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो मैनेजर्स हैं और अगर वो आपस में ही लड़ रहे हैं किसी स्ट्रैटेजी को लेके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो लड़ाई है, यही क्या है, बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन में मेन इशू हो गया। इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, और कई सारे थ्रेट भी आते हैं ना, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को। एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन के क्या एस्पेक्ट है? देखिए स्टार मार्क्स लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या क्या होते हैं? कॉरपोरेट कल्चर, वैल्यूज, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एंड लीडरशिप एंड पावर्स इन पॉलिटिक्स। तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा है, तो चलो देख लेते हैं। The leader contribute the leadership aspect of the organization, whereas the employees create the culture of the organization। कि जो लीडरशिप, इसमें एक पॉइंट था लीडरशिप है ना एस्पेक्ट में, तो लीडर जो होते हैं वो तो लीडरशिप एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कल्चर बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये दोनों अच्छे होने चाहिए, मतलब लीडर भी और एम्प्लॉयज़ भी, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी एक जो बिजनेस है वो बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएगा, है ना। लीडरशिप इनको मोटिवेट करेंगे और फिर ये अपने काम को अच्छे से करेंगे, रेसिस्टेंस टू चेंज नहीं होगा बस। तो फिर कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती है कि एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस, उनका माइंड सेट कैसा है, मतलब क्या वो हर एक चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उनको टाइम लगता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है उन एम्प्लॉयज़ की। ओके, देन इसमें पॉइंट था पावर। पावर मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, कि कोई दूसरा बंदा है उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको प्रभावित करने की जो एबिलिटी है वो है आपकी पावर, राइट। और ये पावर लीडर के पास होती है, तभी तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करता है अपनी बातों से, सभी को अपनी तरफ कर लेता है। और जो स्ट्रेटेजी उनके काम की नहीं है उसमें भी मतलब वो कि हाँ भी ठीक है, ऐसा कुछ है, तो मतलब सब मान जाते हैं ना लीडर की बात। ओके, सो नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग पावर ओवर अनदर, कि दूसरे किसी के ऊपर अपनी वो धौंस जमाना, है ना, यानी दूसरे की पावर को खुद छीन लेना, एक्वायर कर लेना एक तरह से, वो है पॉलिटिक्स, राजनीति, जो कि एक उसके अंदर चलती रहती है बिजनेस के अंदर, है ना। आज किसी के पास पावर है लीडरशिप की, कल किसी और के पास होगी। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब सेट ऑफ आइडल्स विच गवर्न पर्सन बिहेवियर, परमानेंट, परमानेंट होती है वैल्यू और इनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, और ये पर्सन के बिहेवियर को चेक करते हैं, मतलब किसी के आइडल्स होते हैं, आदर्श, जैसे कि मोरालिटी, जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, राइट। नेक्स्ट और लास्ट है एथिक्स, हाउ पर्सनल मोरल्स नॉर्म्स अप्लाई टू एक्टिविटीज़, कि पर्सनल मोरल जो है वो कैसा अफेक्ट डालते हैं किसी बिजनेस या फिर कंपनी की एक्टिविटीज़ पे, उसके गोल पे। एथिक्स चुनते टाइम एक जो मैनेजर होता है वो बताता है कि हम 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम मतलब हमारे जो एथिक्स है उनको कैसे अप्लाई करें ताकि हम जो ये गोल है उसको अचीव कर सकें। देन एस्पेक्ट्स हमारे हो गए, अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज क्या होती है, इनका स्कोप वाइडर होता है, प्रोसीजर का स्कोप होता है एग्जीक्यूटेड डिसीजन बेस्ड ऑन पॉलिसीज, मतलब कि ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसके बेस पे लेते हैं, पॉलिसी के बेस पे। इसका मतलब इनका स्कोप क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, वाइडर नहीं हुआ। मतलब पॉलिसीज जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है और प्रोसीजर्स जो है वो जनरली लो लेवल मैनेजमेंट बनाता है, मीडियम कभी इसमें आ जाता है कभी इसमें, तो ऐसा चलता है। तो इसमें टॉप लेवल आ जाएगा, इसमें लो लेवल आ जाएगा। डिपेंडेंट्स की बात करें तो पॉलिसीज प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि इनका स्कोप तो वाइडर है, बड़ा है, लेकिन प्रोसीजर इनका स्कोप छोटा है, इसीलिए ये पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। यानी प्रोसीजर तभी बनेगा जब पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी के बेस पे बनेगी। मतलब नेसेसिटी, पॉलिसी जो है वो डिसीजन लेने के लिए बड़ी ज़रूरी है, मतलब इसलिए बनाना पड़ेगा। और प्रोसीजर ये बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं। साइंस और आर्ट, पॉलिसीज जो है वो साइंस है क्योंकि इन्हीं के बेस पे तो सारी चीज़ें बनती है, और प्रोसीजर आर्ट है क्योंकि प्रोसीजर एक तरह से किसी काम को करना एक्शन की फॉर्म में। फिर है पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस। पॉलिसीज जो है वो हमें आंसर देती है हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, कि काम करना कैसे है, और ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि काम करना क्या है ना। पहले यही बताएंगे ना, पहले ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्या काम करना है, फिर पॉलिसीज कि इसको करना कैसे है। ऑब्जेक्टिव्स बनाना ज़रूरी है, अगर हम इन दोनों की नेसेसिटी की बात करें तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ बनाई भी जा सकती है और नहीं भी बनाई जा सकती। ऑब्जेक्टिव को टॉपेस्ट मैनेजर, जैसे कि मैं बोल दूँ कि जो बिल्कुल मेन है ना, उसके द्वारा ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, और पॉलिसीज़ उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनका असिस्टेंट या फिर मीडियम लेवल मैनेजमेंट लगा लो या टॉप लेवल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये फिलोसफी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या फिलोसफी है वहाँ से आए हैं, लेकिन पॉलिसीज़ कहाँ से आई है, ऑब्जेक्टिव से आई है। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव बना, फिर पॉलिसी बनी, और लास्ट में बना प्रोसीजर। ओके, सो आई होप आपको जो है टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए
और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत बहुत सी हेल्पफुल वीडियो आगे आने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम मिलेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वीडियो के साथ, जो कि जिसका 16 को पेपर है आई थिंक, है ना, कमेंट में देखा था मैंने। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।